Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning. Today we will discuss 10 MCQ from environment. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं जो हमारे नेक्स्ट पोल्यूशंस है जैसे कि सोइल है, ई वेस्ट है, रेडियो एक्टिव है, तो उन सभी पोल्यूशंस के ऊपर हमने 10 MCQ आपके सामने लाए हैं, तो हम उनको करेंगे सोल्व। आइए कर देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सेम क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है, अपने आंसर को लॉक करना है और हमारे साथ मैच करना है। बस आपका सिर्फ इतना सा काम है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एप्लीकेशन ऑफ द persistent pesticide and the certain chemical fertilizers causes accumulation of a persistent organic pollutant in soil. Okay. Second statement है, soil salinization due to excessive irrigation is a form of soil pollution. Addition of the biochar to soil always deteriorate soil quality by lowering microbial activity and harming plants. तो ये अपने को इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने ऑप्शंस है। देखिए, जो एप्लीकेशन है परसिस्टेंट पेस्टिसाइड की, वो कुछ ऐसे एंड और कुछ ऐसे सर्टेन केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कि कोज कर रहे हैं। बच्चे, एक्यूमुलेशन होना मतलब कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट्स है वो सोइल में इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सोइल पोल्यूशन कर रहे हैं ना। तो बात ये सही है हमारी। सोइल सैलिनाइजेशन, अगर सोइल सैलिनाइजेशन हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ड्यू टू द एक्सेसिव इरिगेशन। देखो, जब आप एक्सेसिव इरिगेशन करोगे तो जो सोइल की ऊपर की सरफेस की लेयर होगी उसको खत्म कर दोगे, न्यूट्रिएंट सारे उसमें बह जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ सैलिनिटी, है ना। तो उससे सोइल क्या हो जाएगी, वो सैलाइन हो जाएगी, और ये सोइल पोल्यूशन को कंसीडर करता है। तीसरी बात बच्चे, एडिशन, जब आप बायोचार का एडिशन करते हो तो आपको पता है बायोचार का काम है कि वो पोल्यूशन को बढ़ाता नहीं है, वो कम करता है। वो पोल्यूटेंट्स जो है उनको जो है अपने साथ अट्रैक्ट करता है और अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो ये एडिशन ऑफ द बायोचार तो सॉइल ऑलवेज डिटीरियोरेट, ये बात गलत है ना। तो ये डिटीरियोरेट कर रही है सॉइल क्वालिटी को, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। बाय लोअरिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी, भाई लोअर नहीं हो रही है माइक्रोबियल एक्टिविटी, है ना। तो एंड हार्मिंग प्लांट्स, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखो, मैंने करंट अफेयर्स में भी बायोचार के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया था, वहां पर हमें बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, पहली सही है, दूसरी सही है, थर्ड गलत है। तो यानी 2 ओनली इज आवर राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, ये अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से सवाल आया है। अल्फा पार्टिकल्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग एंड कैन इजीली पास थ्रू द इंटैक्ट ह्यूमन स्किन। सीजियम 137 इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद ए half life of about 30 years. Chronic exposure to ionizing radiation increase the long term risk of cancer. ठीक है, अपने को क्या बताना है इसमें, फिर से करेक्ट बताना है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर आपको पता होगा तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, गामा होते हैं, और जब सबसे जो फास्ट होते हैं वो गामा होते हैं, यानी गामा की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो जब एनर्जी ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, अगर यही हाईली पेनिट्रेटिंग हो गए तो मतलब इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी फिर, है ना। बट ऐसा नहीं होता है। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग नहीं होते हैं, वो लोअर पेनिट्रेटिंग होते हैं ना, तो इजीली पास नहीं कर सकते, क्योंकि अल्फा की एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी, किससे, बीटा से, बीटा की किससे कम होगी, गामा से कम होगी। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सीजियम 137 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, बात बिल्कुल सही है। विद ए हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 30 ईयर्स, यानी जिसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है, यानी जिसका जो रेडियो डीके की जो टाइम फ्रेम है वो 30 ईयर्स है। तो बात बिल्कुल सही है। तीसरा है, क्रोनिक एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन इंक्रीज द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ द कैंसर। बिल्कुल सही बात है। जब आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, जब उनकी हम बात कर रहे हैं तो वो इंक्रीज कर देंगे। देखो, जो अल्फा बीटा गामा, जो हमारे जो गामा रेज आती हैं वो
आयनाइजिंग, देखो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो इसमें एक क्या होता है, एक होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, क्या बोला मैंने, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ओके, और एक जो होगी वो होगी आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन। तो बच्चे जो हमारी अगर मैं बात करूंगा गामा रेज, आ गई बात है ना, अगर मैं गामा रेज की बात कर रहा हूं तो वो बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आयनाइजिंग रेडिएशंस की, यानी जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज्यादा या हाई होती है, और दूसरी साइड जो आ जाती है हमारे रेडियो वेव्स, जिनकी क्या होगी, जो वेवलेंथ होगी वो काफी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं आयनाइजिंग को, नॉन आयनाइजिंग को। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमारे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 2 ओनली, इसमें हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी की 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। देखो यहाँ पर अब बात आ रही है, ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है उसकी बात आ रही है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पॉलिसीज रिक्वायर मैन्युफैक्चरर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंड ऑफ द लाइफ मैनेजमेंट ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इनफॉर्मल ई-वेस्ट रिसाइकलिंग यूजुअली प्रिवेंट environmental contamination and is adequate for recovery of hazardous fractions. Proper formal e-waste recycle involves safe removal, separation of batteries, PCBs and the hazardous fractions and the control recovery of valuable material। तो अपने को इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आइए करते हैं बात। देखो अगर मैं बात करूंगा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो बात बिल्कुल सही है। इनका काम क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड बन रहा है तो तुम्हारी ही ड्यूटी है उसको वापस लेना। क्लियर, पहली बात। दूसरा है इनफॉर्मल ई वेस्ट, ठीक है, तुमने देखा होगा, जो तुमने अगर इकोनॉमी पढ़ी होगी तो तुमने देखा होगा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते हैं। तो जहां पर बोला जाता है कि इनफॉर्मल ई वेस्ट रिसाइकलिंग यूजुअली प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट कर रहा है वो इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन को। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो अपना जो भी उनको मैटर चाहिए उसको निकालेंगे, इवन मैटर निकालते निकालते उनको कई डिसीज हो जाएंगे, है ना। तो मतलब कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। प्रॉपर फॉर्मल ई वेस्ट रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स सेफ और रिमूवल सेपरेशन, तो बात बिल्कुल सही है। तो यानी इसमें अपने को करेक्ट बताना है, 2 ओनली इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यानी हमारी दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली और तीसरी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे, क्रॉप्स ग्रोन ऑन कंटेमिनेटेड सोइल, अगर क्रॉप जो है वो कंटेमिनेटेड सोइल में ग्रो होगी तो वो एक्यूमुलेट करेगी पोल्यूटेंट्स को एंड पोज फूड सेफ्टी रिस्क थ्रू द बायो एक्यूमुलेशन। तो इसके लिए पहले तो तुमको बायो एक्यूमुलेशन में पता होना चाहिए क्या होता है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ द अनट्रीटेड सीवेज टू एग्रीकल्चर लैंड is universally safe and recommended to improve soil fertility. Earthworms and the soil microbe have no beneficial role in reducing soil pollution and are always negatively affected by the contaminants. तो अपने को इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली क्या है, थोड़ा देखते हैं अवसर को। तो बच्चे क्रॉप को, अगर मैं क्रॉप की बात कर रहा हूं तो अगर वो कंटेमिनेटेड सॉइल में उसको हम जो है ग्रो करेंगे तो वो एक्यूमुलेट कर लेगी पोल्यूटेंट्स को, बिल्कुल सही बात है। पोज फूड सेफ्टी रिस्क थ्रू द बायो एक्यूमुलेशन, मतलब कि उसमें क्या होगा, वो पोल्यूटेंट को एक्यूमुलेट कर लेगी और तुम खा लोगे तो उसमें तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे अंदर वो कंटेमिनेशन चली जाएगी, बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है। बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ अनट्रीटेड सीवेज स्लज, अगर मैं अनट्रीटेड सीवेज की बात कर रहा हूं तो वो एग्रीकल्चर लैंड को जो है उसको हम यूनिवर्सली सेफ बोल रहे हैं और उसको रिकमेंड कर रहे हैं कि ये इंप्रूव करेगा सॉइल फर्टिलिटी को। तो ये बच्चे सरासर गलत बात है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। अर्थवॉर्म्स एंड द सॉइल माइक्रोब्स हैव नो बेनिफिशियल रोल, देखो उनका बोल रहा है कोई बेनिफिशियल रोल नहीं है इन रिड्यूसिंग सॉइल पोल्यूशन, और उनके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट होता है बाय द कंटेमिनेंट्स। बच्चे, हमको पता है, क्या पता है कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं उनका जो है बिल्कुल बेनिफिशियल रोल है
इन रिड्यूसिंग सोइल पोल्यूशन। और जो है उनका देखो, अब वो जब रिड्यूस कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की वाली कोई ऐसी इतनी बात नहीं है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो हमारा वन ओनली जो होगा वो हमें आंसर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। बढ़ते हैं आगे। देखो, सोइल इरोजन caused by the deforestation and the poor agriculture practice is considered a form of soil pollution or degradation. Okay, दूसरा पढ़ते हैं। Noise mapping is a tool to identify and manage high noise zone in urban areas. Okay, radioactive pollution can be naturally caused by the cosmic rays and the radon emission फ्रॉम रॉक्स। देखिए, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स है ना बच्चे, आपके लिए हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इसको लिख लीजिएगा। फिर से बोल देता हूँ, ओके, तो अपने को करेक्ट बतानी है। तो बच्चे, सॉइल इरोजन हो रहा है डिफोरेस्टेशन से, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से, तो बात ये बिल्कुल सही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल सही बात है। नॉइस मैपिंग एक टूल है, बिल्कुल सही बात है, एक टूल है जो आइडेंटिफाई कर रहा है और मैनेज कर रहा है हाई नॉइस जोन्स को इन अर्बन एरियाज, तो बात ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन can be naturally caused by the cosmic rays and the radon emission from rocks, तो बात ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट जो है बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल थ्री क्या होगा हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वो लीड कर रहा है टू न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस एंड सोइल एसिडिफिकेशन। तो ये जो बोल रहा है कि एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हो, जो वो लीड कर रहा है टू, मतलब कि सोइल को आप एसिडिफाई कर रहे हो। सोइल कंटेमिनेटेड विद हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम ऑयल स्पिल्स कैन सेल्फ रिमेडिएट, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे नेचुरली विद ए फ्यू डेज विदाउट माइक्रोबियल सॉइल। ठीक है। हैवी मेटल्स लाइक लेड मर्करी परसिस्ट इन सॉइल्स फॉर डिकेड्स ड्यू टू देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। तो ये अपने को इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। ओके, बात करते हैं। देखो, एक्सेसिव यूज करोगे केमिकल फर्टिलाइजर का तो न्यूट्रियल इम्बैलेंस होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर सॉइल कंटेमिनेटेड है हाइड्रोकार्बन के साथ में, तो ऑयल स्पिल जो है अगर उसमें बाई चांस आ गया है तो उसको वो बोल रहा है कि अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो ये बात बहुत ही गलत बात है। कुछ दिनों में नहीं, कुछ साल भी लग सकते हैं, कई महीने लग सकते हैं ना। तो हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्करी अगर वो परसिस्ट होगी इन सॉइल्स में तो वो डिकेड होगी, मतलब कि सॉइल में होगी तो डिकेड मतलब कि कई साल लग जाएंगे, है ना, क्योंकि वो उसका नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो बात ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारी दो स्टेटमेंट सही हैं, एक स्टेटमेंट गलत है, पहली और थर्ड सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? टू ओनली इज आवर राइट आंसर। सही है बात। तो ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन आया है माइक्रो रेमेडिएशन। क्या बोला? माइक्रो रेमेडिएशन से सवाल है। यूजेस फंजाई टू डिग्रेड इमोबिलाइज्ड पोल्यूटेंट इन सॉइल वाटर एंड एयर। मतलब बोलने का है कि जो माइक्रो अगर मैं रेमेडिएशन यूज करता हूं तो उसमें फंजाई आएगी और उन पोल्यूटेंट को वहां पर खत्म कर देगी जहां पर पोल्यूटेंट जो है हम यहां से कहीं और नहीं लेके जा सकते। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इन सॉइल नेवर कॉज पोल्यूशन एंड ऑलवेज डिकम्पोज विद इन ए वीक। मतलब कि अगर बोल रहा है कि कोई बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है तो वो एक वीक के अंदर ही खत्म हो जाएगी और किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं करेगी। हैवी मेटल कंटेमिनेटेड सॉइल कैन सम टाइम बी ट्रीटेड यूजिंग हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स। तो ये हमारे तीन स्टेटमेंट्स हैं, अपने को करेक्ट बताना है बच्चे। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगर आप माइक्रो रेमेडिएशन की बात करें बच्चे, एक बायो रेमेडिएशन होता है। तो बायो रेमेडिएशन में फंजाई भी होती है
प्लस साथ में बैक्टीरिया भी होता है। पहला पॉइंट तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। दूसरा बोल रहा है कि ये हमारा माइक्रो रेमिडिएशन, तो माइक्रो रेमिडिएशन में ओनली फंजाई होती है, तो बात बिल्कुल सही है। अब तुम्हें भी पता है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, अगर वो प्लास्टिक है ना, तो पोल्यूशन तो करेगा सबसे पहले, और पोल्यूशन करेगा और कुछ समय बाद जो है, यानी एक विदिन ए वीक तो नहीं डिसॉल्व होने वाला है ना, वहां पर तो नहीं वो डिग्रेड हो जाएगा, मतलब कि उसको करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। बिल्कुल गलत बात है ये। हैवी मेटल कंटेमिनेटेड सॉइल कैन समटाइम बी ट्रीटेड यूजिंग हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स, तो बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें 2 ओनली, जहां पर हमारी पहली ठीक है, तीसरी ठीक है, सेकंड हमारी गलत है, तो वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। देखो अब नॉइस पोल्यूशन से लेके एक सवाल आया है, द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड द कंट्रोल रूल्स 2000। देखो पहले इसको जो है कवर किया जाता था एयर पोल्यूशन वाले एक्ट में, बट इसके लिए फिर से एक नया जो कि अंडर ईपीए आता है, ईपीए 96, अब जो है ये अलग से इसको जो है एक रूल बनाया गया है जो कि रेगुलेट हो रहा है परमिसिबल नॉइस लेवल्स इन द रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड द इंडस्ट्रियल एरियाज। देखो लिसनिंग टू म्यूजिक विद ईयरफोन्स एट वेरी हाई वॉल्यूम फॉर शॉर्ट पीरियड never causes permanent hearing damage, only temporary threshold shift. Okay, all traffic honking is legally प्रोहिबिटेड इन इंडिया। बताइए बच्चे, तो अपने को इसमें से करेक्ट बताना है कौन सी बात है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नॉइस को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेशन आई है जो कि नॉइस कंट्रोल एंड रेगुलेट जो एक्ट है, सॉरी एक क्या है हमारी वो रूल्स हैं बेसिकली जो कि 2000 में आए हैं, तो बात बिल्कुल सही है। बच्चे जब आप बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हो एयरफोन्स के साथ में, तो आपके कान जो है डैमेज हो सकते हैं, तो मतलब कि ये दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। और भारत में ट्रैफिक को बोला गया है, उसको रेगुलेट किया गया है कि हाँ ठीक है हर जगह ट्रैफिक नहीं, नो हॉर्न प्लीज, ऐसा आपने सुना होगा, तो मतलब कि वहां पर बोला गया है कि कम करना है बट प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमारी सेकंड और थर्ड गलत है, तो ए हमारी बिल्कुल सही है, यानी ए इज आर राइट आंसर। अच्छा यहाँ पर अपने को करेक्ट पूछा है ना, देखो ये दोनों ही गलत है, तो आंसर हमारा ए आएगा, बी नहीं आएगा ना, कोई मतलब ही नहीं है बी आने का। ये लिसनिंग टू म्यूजिक अगर वो हाई वॉल्यूम पे, तो वो नेवर बोला है ना कि वो नहीं हमारे पे कोई इफेक्ट डालेगा, बट वो इफेक्ट डालता है, ये हमारे को पता होना चाहिए। बड़े आगे ओके तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आइए थोड़ा उसकी बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ई वेस्ट पोल्यूशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो नॉइस के लिए हमने बोला, नॉइस के लिए रूल्स थे जो कि 2000 के थे। अब ई वेस्ट के लिए कौन से रूल्स हैं उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 मैंडेट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी हम बात कर चुके हैं, फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स, बात बिल्कुल सही है। बच्चे फॉर्मल रिसाइकलिंग यूनिट्स सेफली एक्सट्रैक्ट कर देती है प्रीशियस मेटल्स को, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। जो इनफॉर्मल ई वेस्ट है वो रिसाइकलिंग यूजिंग ओपन बर्निंग इज एनकरेज टू क्रिएट जॉब्स। तो तुम्हें क्या लगता है जो इनफॉर्मल हम ई वेस्ट रिसाइकलिंग कर रहे हैं, क्या वो उससे जॉब क्रिएशन हो रही है? तो ये थोड़ा सा बताएंगे। तो बच्चे पहली सही है, दूसरी भी सही है, पर तीसरी नहीं है। इनफॉर्मल ई वेस्ट जो है वो ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को प्रमोट कर रही है, वो जॉब क्रिएशन नहीं कर रही है ना। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो 2 ओनली होना चाहिए, तो इतना अपने को पता होना चाहिए। डन। देखो अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मिक्सचर है, इसमें नॉइस का भी है, इसमें जो है वो अपना एयर का भी है ना, तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट लिमिट्स फॉर द पोल्यूटेंट्स लाइक PM 2.5, NO2, SO2। ओके सेकंड स्टेटमेंट हो रही है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि 1999 के करीब हमें देखने को मिले थे। इट्स मैंडेटरी फॉर द लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट पोल्यूशन, तो बात ये भी हमें सही लग रही है ना। नॉइस पोल्यूशन इज नॉट कवर्ड अंडर एनी लीगल रेगुलेशन इन इंडिया। तो बच्चे नॉइस पोल्यूशन के लिए हमने देख रखा है कि नॉइस पोल्यूशन के लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स
2000। तो ऐसा तो नहीं है कि लीगल रेगुलेशन नहीं है, तो ये तो बात गलत है बिल्कुल। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही सही है। तो इसमें हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 2 ओनली होना चाहिए। क्लियर? तो बच्चे हमने जो है आपके साथ 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, जहां पर हमने बात की थी, जहां पर हमने पोल्यूशन को डिस्कस कर लिया है, जहां पर अगर आप मेरी लास्ट वीडियो की बात करेंगे तो वहां पर हमने एयर और वाटर की बात की है। बाकी जितने भी पोल्यूशंस थे वहां पर हमने इन 10 MCQ में उनको कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमारा पोल्यूशन चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लास्ट जो है हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो अब हमारे जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, उसमें ओजोन का भी साथ में पॉइंट रखेंगे, और भी जो कन्वेंशन बनाए गए हैं फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो हम उन सभी पॉइंट्स को साथ में लेके आपके साथ 10 MCQ लेके आएंगे। तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कुछ जो भी अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हमें टीचर्स को मोटिवेशन मिल जाती है ना, तो ये अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप लाइक करना चाहते हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये क्वेश्चंस, हमारी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लग रही है। तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।